ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। इस खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि आज पूरे देश की नजरें इस प्रदेश की तरफ टिकी हुई हैं। विपक्ष की राजनीति करने वाले तीन बड़े चेहरे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव आज बिहार की धरती पर हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव ने भी यात्रा में दम दिखाया। वो सारण होते हुए आरा तक वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बने। इस यात्रा को लेकर आज हमने आपके लिए विपक्ष की वोट चोरी फाइल्स तैयार की है। इसके जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि विपक्ष बिहार में अपनी ताकत दिखाकर आखिर क्या सियासी संदेश देना चाहता है। क्या विपक्ष का ये मल्टी स्टारर शो सिर्फ बिहार की सियासत तक सीमित रहने वाला है, या फिर राहुल गांधी या विपक्ष की रणनीति बिहार की धरती से पूरे देश को संदेश देने की है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। एक जगह अब जमा हैं तीनों लड़के, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी। बिहार की सत्ता में वापसी के मकसद से राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सीरीज वोट चोरी फाइल्स रिलीज की। शनिवार को इस सीरीज के नए एपिसोड में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी लीड रोल निभा रहे हैं, तेजस्वी यादव सह कलाकार की भूमिका में हैं और गेस्ट अपीयरेंस में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भूमिका निभा चुके हैं। गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर सबसे बड़ी भूमिका में अखिलेश यादव ही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले भी राहुल गांधी के साथ कई सियासी सीरीज में एक साथ काम कर चुके हैं, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव वाली सीरीज के भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले एपिसोड में दोनों एक साथ नजर आए थे। इस यात्रा में अखिलेश यादव भी राहुल तेजस्वी के साथ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जहां पर यादव मुस्लिम वोटर का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। वहां पर बेहद सटीक रणनीति के तहत राहुल तेजस्वी ने अखिलेश यादव को अपनी इस यात्रा में शामिल किया है। यानी कि चाहे पीडीए हो, चाहे एमवाई कनेक्शन हो, ये तमाम रणनीति इसके इर्द गिर्द जो बुनी गई है इस यात्रा की, वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि बिहार में अखिलेश यादव की भूमिका क्या है? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का एक साथ खड़े होना सिर्फ महागठबंधन के चुनावी लक्ष्य तक सीमित है, या फिर इसके पीछे रणनीति राष्ट्रव्यापी है? क्या ये एकजुटता महागठबंधन नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के शक्ति प्रदर्शन के लिए है? यही नहीं, क्या बिहार की धरती से यूपी को भी सियासी संदेश देने की कोशिश है, जहां 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं? अखिलेश यादव की यात्रा में शामिल होने के साथ ऐसे कई सवाल सियासी गलियारों में चल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार बिहार से बीजेपी का पलायन होने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 14वें दिन की शुरुआत जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी बिहार से बाहर, बिहार से बाहर, बीजेपी बिहार से बाहर। इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है बिहार से। अखिलेश यादव यात्रा में उस वक्त शामिल हुए हैं जब ये यूपी से सटे हुए जिलों से होकर गुजर रही है। अखिलेश यादव आज वोटर अधिकार यात्रा में सीवान, छपरा, भोजपुर, आरा में घूमते नजर आए। ये वो क्षेत्र है जहां मुस्लिम और यादव वोटर की संख्या काफी ज्यादा है। एक दिन पहले भी हमने आपको इन इलाकों के सियासी और जातिगत समीकरणों के बारे में बताया था। अब अखिलेश यादव के यात्रा में शामिल होने के बाद एक बार फिर से आपको इन समीकरणों का रिवीजन कराते हैं। सारण में यादव करीब 25% हैं और मुसलमानों की आबादी 13%। सीवान में 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं और यादव 2.5 लाख हैं। भोजपुर में 3,50,000 यादव वोटर हैं, जबकि 1,25,000 मुस्लिम। अब क्योंकि यादव और मुस्लिम बिहार में आरजेडी के परंपरागत वोटर रहे हैं, आरजेडी का मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण वाला प्रयोग हिट भी रहा है।
दूसरी तरफ यूपी में भी मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी का साथ देते रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस को भी मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। ऐसे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक साथ आकर इन दोनों वर्गों के वोट बैंक को एक मुश्त अपने पाले में लाना चाहते हैं। आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई। सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी। आप सब लोगों को संविधान लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? ये दो गुजरात के लोग बिहार पर बुरी नजर डाले हुए हैं, लेकिन बिहारी इनकी बुरी नजर वालों को अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगा। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए वाला जो प्रयोग किया वो काफी सफल रहा। माना जाता है कि उसी की बदौलत एनडीए सीटों के मोर्चे पर पिछड़ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर 43 सीटें जीती थी। इस जीत में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की भूमिका रही। आदरणीय अखिलेश जी भी जो है साथ जुड़े, उन्होंने काफी जो है यात्रा में छपरा और भोजपुर में शामिल रहे। उनके आने से हम लोगों को जो है मजबूती मिली है और आने वाले समय में एक एक देश का बच्चा कहने लगा है, क्योंकि बिहार से इसका जो मैसेज पूरे देश में गया है, वोट चोर गद्दी छोर। अब राहुल गांधी का दावा है कि बिहार में जिन लोगों का वोट कटा है उनमें से ज्यादातर दलित और अल्पसंख्यक हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश में बैलेंस होना चाहिए। सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, कोई भी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए। और मोहब्बत की दुकान, मतलब नफरत नहीं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यूपी में सफल साबित हुए पीडीए फॉर्मूला को बिहार में भी आजमाने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जीप पर सवार होकर बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी बिहार में अपनी पॉलिटिक्स के जरिए कई सियासी लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो बुलेट की सवारी कर युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, मखाना किसानों के साथ खेत में उतरकर किसानों को साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी सिर पर गमछा लपेटकर देसी अंदाज में बिहार की आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी राहुल का फोकस सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव नहीं है, बल्कि वो वोटर अधिकार यात्रा के जरिए अपनी सियासी छवि को और परिपक्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में। डेमोक्रेसी जो वोट अधिकार यात्रा है, या जिसको उन्होंने फॉन्डली वोट चोरी को उजागर करने की यात्रा है, उसके जरिए वो डेमोक्रेसी को बचाने का एक मैसेज देना चाहते हैं। संविधान बचाने का जो पेट इशू है वो राहुल गांधी का है, वो उन्होंने उसमें जोड़ लिया है। बेरोजगारी के इशू पर तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और उनका सबका एक टेस्ट होगा, इलेक्टोरल टेस्ट बिहार के चुनाव में। वहाँ से जो परफॉर्मेंस निकलेगी, वहाँ से जो अच्छे नतीजे हो सकते हैं इनके लिए, वो पूरे देश में ये ले जाना चाहेंगे। बिहार में राहुल गांधी की रणनीति के फोकस में क्या है वो आपको बताते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, दलित वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और पिछड़ा वोट बैंक। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा का शंखनाद सासाराम जिले से किया, जो दलितों का गढ़ माना जाता है। बाबू जगजीवन राम और मीरा कुमार यहीं से सांसद चुने जाते रहे हैं। मुस्लिमों की तरह दलित भी बिहार में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा है। इसके बाद जब राहुल गांधी की यात्रा मिथिलांचल में दाखिल हुई, तब हरतालिका तीज के दिन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया। मिथिलांचल का इलाका ब्राह्मण बहुल माना जाता है। कांग्रेस के दौर में ब्राह्मणों का बिहार की सियासत में दबदबा रहा है, वो चाहे जगन्नाथ मिश्रा हो या भागवत आजाद झा। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ,
क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा रही है। हालांकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी की एकजुटता विरोधियों के निशाने पर है। राहुल गांधी जिस तरह बिहार में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ विपक्ष की दूसरी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, जेडीयू को उसमें कांग्रेस की सियासी साजिश नजर आ रही है। कांग्रेस लीड ले चुकी है और कांग्रेस यही चाहती थी और आरजेडी को पता नहीं है। लालू जी और उनके बेटे ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं जब आरजेडी के बजाय कांग्रेस ही उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी जिसके बल पर आरजेडी बनी। अब उस सवाल का जवाब देते हैं कि बिहार के चुनावी रण से विपक्ष क्या संदेश देना चाहता है। विपक्ष की कोशिश ये दिखाने की है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट है। वोट चोरी का मसला काफी गंभीर है और उसके खिलाफ सारी विपक्षी पार्टियां एकमत हैं। वोट चोरी के खिलाफ एक साथ आकर विपक्ष जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करना चाहता है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। विपक्ष की कोशिश बिहार के चुनावों से आगे दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए जनता को संदेश देने की है। इसमें 2026 में होने वाले बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के साथ 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा के चुनाव भी शामिल हैं। इन्होंने पहले से ही अपना कंप्यूटर पे वोटर लिस्ट डाल रखी है, किसका काटना किसका जोड़ना। रोहिंग्या मुसलमान बहुत आ गए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बहुत आ गए हैं, नेपाल से बहुत सारे मुसलमान आ गए हैं। अरे एक आध का नाम कटा हो तो बताओ तो, केवल हर विषय को हिंदू मुसलमान कर देना। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा के अंतिम पड़ाव के साथ विपक्ष की वोट चोरी फाइल सीरीज क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है कि यात्रा में शामिल हुई भीड़ या कहीं के इस सीरीज के साक्षी बने दर्शक इस चुनावी सीरीज को हिट बनाते हैं या ये वोट वाले बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। अब बात एक ऐसी खूनी वारदात की करते हैं जिसने आज दिल्ली वालों को डरा दिया। मां काली को समर्पित दिल्ली के कालका जी मंदिर में एक सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई। करोड़ों हिंदुओं की आस्था वाले देवी के दरबार में सेवादार का कत्ल क्यों किया गया? जब आप ये जानेंगे तो इसका कारण जानकर हैरान रह जाएंगे। सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सिर्फ इतनी मामूली सी बात पर कोई किसी का मर्डर कर सकता है? 35 साल के सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या ने दिल्ली वासियों को दहशत में ला दिया है और राजधानी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मां काली के दर पर दिल्ली ने इंसानों की शक्ल में इन 5 राक्षसों को एक साथ देखा। ऐसा असुरी अपराध करते हुए इन 5 दरिंदों को देवी के प्रकोप का जरा भी डर नहीं लगा। हिंदू मान्यताओं में मां काली राक्षसों का संहार करती है। कालका जी मंदिर मां काली को ही समर्पित है। उसी माता के दरबार में ये 5 युवक राक्षस बन गए। इन्होंने मिलकर 35 साल के सेवादार योगेंद्र सिंह को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने योगेंद्र सिंह को तब तक पीटा जब तक उनकी जान नहीं चली गई। लाठियां बरसाने के बाद एक पीछे हटता तो दूसरा डंडा लेकर योगेंद्र सिंह पर टूट पड़ता, जैसे लोगों के बीच कत्ल करने का कंपटीशन चल रहा था। योगेंद्र सिंह जमीन पर पड़े रहे और ये आरोपी उन पर लाठी डंडे बरसाते रहे। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान एक युवक इनके पास खड़ा था, लेकिन उसने इन्हें रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि वो इसे मानो किसी फिल्म की शूटिंग का सीन समझकर तमाशा देखता रहा। आसपास से कुछ लोग भी गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी इन्हें रोकने वाला नहीं था। आखिर क्यों दिल्ली के लोग इतने बेदिल हो गए? वैसे जब आप जानेंगे कि इन दरिंदों ने सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या क्यों की तो हैरान रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक वारदात शुक्रवार रात 9:30 बजे की है। ये 5 श्रद्धालु के तौर पर मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। प्रसाद और चुन्नी को लेकर इनका सेवादार योगेंद्र सिंह के साथ झगड़ा हुआ। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन 5 ने लाठी डंडों से पीट कर योगेंद्र की हत्या कर दी। योगेंद्र नाम के सेवादार की चुन्नी और प्रसाद लेने को लेकर विवाद में
कल लड़ाई हुई और ये देखिए स्पॉट है जहां पर फिलहाल ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसको लाठी डंडे से पीटा गया। 35 साल के योगेंद्र सिंह यूपी में हरदोई के रहने वाले थे। वो 15 साल से कालकाजी मंदिर में सेवादार का काम कर रहे थे। योगेंद्र सिंह को घायल हालत में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भी कराया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कालकाजी मंदिर जैसे भीड़भाड़ और सार्वजनिक इलाके में हुई हत्या पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए राजधानी की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे। ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है। भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है कि अब मंदिरों में भी ऐसी वारदातें हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं? कानून व्यवस्था के अलावा ये मुद्दा दिल्ली वालों की मानसिकता से भी जुड़ा है। दिल्ली वालों को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब मामूली सी बात पर किसी का मर्डर किया गया हो, बल्कि इससे पहले भी ऐसी कई वारदात सामने आ चुकी हैं। इसी महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। सितंबर 2023 में दक्षिण पूर्व दिल्ली के अली विहार इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर हुई झड़प में 36 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। अप्रैल 2018 को मॉडल टाउन इलाके में दो भाइयों के बीच पार्किंग को लेकर ही विवाद हुआ। गोलीबारी में दोनों भाइयों की मौत हो गई और एक भाई की पत्नी घायल हो गई। सितंबर 2017 में शाहदरा के गीता कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट के बाहर ही पार्किंग को लेकर 27 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अब प्रसाद और चुन्नी को लेकर सेवादार की जान ले ली गई। इस वारदात के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, ताकि मामूली सी बात पर लोगों की जान लेने वालों के बीच पुलिस और कानून का डर कायम हो सके और ऐसी अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अब बात करते हैं कुदरत के कहर की। देश के पहाड़ी राज्यों में प्रकृति का प्रतिशोध लगातार जारी है। बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं के कारण जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बादल फटा, जिसने 4 लोगों की जान ले ली। राहत और बचाव का काम जारी है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोग आपदा में अपने लिए मुनाफा कमाने के अवसर तलाश रहे हैं। अगस्त खत्म होने को है, लेकिन बादल फाड़ तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं ने सूबे में कोहराम मचा रखा है। अब रामबन जिले के राजगढ़ गांव में बादल फटा है, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर हैं और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने पुंछ, रियासी, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुंछ, किश्तवाड़, जम्मू, रामबन और उधमपुर में रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे भारी बारिश की आशंका है, यानी खतरा अभी भी बाकी है। जम्मू में पिछले करीब 5-6 दिनों से, अगर हफ्ता भर कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक हफ्ते से लगातार जिस तरह की स्थिति बनी है और खास तौर पर मौसम को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी है, प्रशासन और पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना सारे अलर्ट पर हैं। और यही शायद वजह है कि जो रामबन में जो हुआ है उसके बाद रेस्क्यू टीमें वहां समय पर पहुंच गई और वहां पर लोगों को रेस्क्यू कराया गया। गनीमत ये रही कि एक ज़्यादा इससे नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ 2 घर और एक स्कूल जो कि बताया जा रहा उस समय खाली था, उनको क्षति पहुंची है। जम्मू में रामबन ही नहीं, रियासी में भी तबाही हुई है। यहाँ बारिश के बाद लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत हो गई। अभी और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के कर्मियों समेत बचाव दल मौके पर है। जिस जगह ये लैंडस्लाइड हुआ है वो जगह मोटरेबल नहीं है। वहाँ करीब 4.5 से 5 घंटे का पैदल रास्ता है और दूर दराज का इलाका है, पहाड़ पर बना हुआ इलाका है, दूर दूर वहाँ घर हैं।
इतनी सूत्रों ने ज़रूर पुष्टि की है कि कुछ घर जो है इस लैंडस्लाइड की, जो वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है उसकी चपेट में आए हैं और करीब आधा दर्जन लोग जो हैं वो वहाँ पर मिसिंग है। वहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में देरी हो रही है। जिस तरह से यहाँ रौद्र रूप अपना रहे हैं, पहाड़ का कौन सा हिस्सा कब खिसक कर नीचे आ जाए, ये एक बड़ी समस्या है। तो ऐसे में एहतियातन जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरे बचाव दल हैं वो इलाके की तरफ जा रहे हैं। बाढ़ बारिश के बीच जम्मू कश्मीर से एक सुकून देने वाली खबर भी आई है। जिस तवी पुल का एक हिस्सा बह गया था उसे सेना ने फिर खड़ा कर दिया है, वो भी सिर्फ 12 घंटे में। बता दूं ये बैली पुल की बनाने की शुरुआत शुक्रवार सुबह हुई थी और अब शनिवार सुबह इस पर लोड टेस्टिंग हुई है और अब बताया ये जा रहा है कि इस पुल पर इस लोड टेस्टिंग के बाद इस पुल को जो है यहाँ की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया जाएगा और इस पुल पर जो है यातायात की फिर से बहाली होगी। देख सकते हैं कि आर्मी के बड़े ट्रक किस तरह से इस लोड एग्जामिनेशन को यहाँ पर जो है अंजाम दे रहे हैं, लोड टेस्टिंग को अंजाम दे रहे हैं लगातार। ये पुल वो भगवती नगर के उस तवी पुल के टूटे हिस्से पर बनाया गया है जिसे 26 तारीख को बाढ़ ने क्षतिग्रस्त किया है। जम्मू के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां रावी नदी में बड़ी संख्या में लकड़ियां तैरती दिखाई दी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये लकड़ी माफिया की करतूत है, जो अवैध कटाई कर जंगलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। लगातार जंगलों की कटाई न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि ये बाढ़ जैसी आपदाओं का भी मुख्य कारण बनती है। जंगलों के खत्म होने से मिट्टी का कटाव तेज होता है और नदियां अपना संतुलन खो देती हैं। कुछ दिन पहले कुल्लू से भी ऐसी तस्वीर आई थी और अब चंबा के सुल्तानपुर में भी पुष्पा फिल्म की तरह कई टन लकड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालु बड़ी मुश्किल में हैं। बादल फटने और लैंडस्लाइड होने से सड़कें और पुल टूट गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को वापस आने में दिक्कत हो रही है। मणिमहेश यात्री भरमौर चंबा से निकले तो नैनीखड़ के पास फंस गए और देर रात तक यहीं अटके रहे। नैनीखड़ के पास लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो चुका है, जिसके कारण यहां लंबा जाम नजर आया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ से बड़ी चट्टान गिरने की एक तस्वीर सामने आई है, जो चंबा में कुदरत के कहर की तस्दीक कर रही है। इस चट्टान के नीचे गिरते वक्त कई लोग आसपास मौजूद थे, जो इस चट्टान के नीचे गिरने के बाद खौफजदा हो गए और इधर उधर भागने लगे। तस्वीर 28 अगस्त की बताई जा रही है। यहाँ पर कई सारे लोग सड़क पर खड़े होकर पहाड़ से गिर रही छोटी चट्टानों का वीडियो बना रहे थे, लेकिन तभी पहाड़ की एक बड़ी चट्टान भी टूटकर नीचे गिरने लगी, जिसे देखने के बाद लोग खौफ में आ गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।